वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म यानी कि श्वसन के कार्य की। श्वसन की कार्यकी को जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि हम इसे श्वसन को तीन मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक्सटर्नल या बाह्य श्वसन, जिसके अंदर वायु एवं रक्त के बीच O2 एवं CO2 का विनिमय होता है। जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े के अंदर कुपिकाएँ या एल्वेलाइज उपस्थित होती हैं। एल्वेलाइज की जो भित्ति होती है उसके ऊपर रिच वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी कि रक्त की कंप्लीट सप्लाई प्रेजेंट होती है। तो रक्त की जो धमनिकाएँ होती हैं या कैपिलरीज होती है, उनके बीच एवं एल्वेलाइज के बीच O2 एवं CO2 का जो विनिमय होता है उसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन के अंदर रक्त एवं विभिन्न ऊतकों के बीच गैसियस एक्सचेंज होता है या गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके पश्चात तीसरा प्रकार का जो हमारा श्वसन होता है जिसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं, जिसमें कि ATP का कोशिका में उत्पादन होता है। तो जो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड है, उसे हम एक बार देखते हैं। निश्वसन यानी कि इंस्पिरेशन की क्रिया द्वारा वायु जो है वो श्वसनीय झिल्ली द्वारा फुफ्फुस के भीतर पहुंचती है और फुफ्फुस के भीतर पल्मोनरी कैपिलरीज और कुपिकाओं के बीच गैसों का विनिमय होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रेड मार्क एरो है वो हमें दिखा रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन जो है वो मूव करके और कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकल करके और एल्वेलाइज के अंदर चली जाती है। गैसों का ये जो आदान प्रदान होता है, ये गैसों के आंशिक दाब में परिवर्तन या अंतर की वजह से होता है। आंशिक दाब को हम समझते हैं, किसी भी गैस का आंशिक दाब कैलकुलेट करने के लिए हम उसके जो कंप्लीट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसे हम 760 mmHg के द्वारा दिखाते हैं। तो टोटल 760 mmHg में से जितना परसेंट हमारा जिस भी गैस का होता है उसका आंशिक दाब उसी से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन का जो आंशिक दाब है, कुल मात्रा अगर हम नाइट्रोजन की वातावरण के अंदर देखें तो टोटल 75% या 75% से 79% तक नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। तो 79% बिकॉज इट इज़ इन परसेंटेज, इसको हम डिवाइड करते हैं 100 से, तो 0.7904 इंटू टोटल हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो है हमारा 760 mm ऑफ Hg, जिसे हम मर्क्यूरी यानी कि पारे के प्रेशर से दिखाते हैं। तो जो नाइट्रोजन का आंशिक दाब आता है वो लगभग आता है 600.7 mmHg। ऑक्सीजन का अगर हम परसेंटेज देखें कुल वातावरणीय वायु के अंदर, तो लगभग 21% के करीब हमारी ऑक्सीजन उपस्थित होती है, या 20.93 एक्चुअल परसेंटेज अगर हम देखें तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 760 mmHg से, तो लगभग हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो आता है 159.1 mmHg। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो वो लगभग आता है 0.2 mm ऑफ Hg। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न जगहों पर, यानी कि जैसे कि रेस्पिरेटरी गैस, जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस है उनका अगर हम आंशिक दाब देखें तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब बाह्य वातावरण के अंदर है 159 mmHg। जब तक ये एल्वेलाई के अंदर आता है, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर के यहाँ पर आती है। एल्वेलाई की जो एयर है उसके अंदर कुछ मात्रा में नमी उपस्थित होती है या वाटर की प्रेजेंस होती है। तो वाटर की प्रेजेंस की वजह से यहाँ जो एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो रिड्यूस होकर के 104 mmHg रह जाता है। इसी तरीके से अगर हम और आगे धमनियों के अंदर देखें या पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लेफ्ट हार्ट तक लेकर के आती है, उनके अंदर अगर हम ब्लड का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखते हैं तो वो 95 mmHg रह जाता है। टिश्यू लेवल के ऊपर क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कंजप्शन हो जाता है, इसलिए टिश्यू लेवल के ऊपर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 40 mmHg रह जाता है।
इसी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 40 mmHg रह जाता है। इसे आगे हम एक और डायग्राम से क्लियर करेंगे। इसी तरीके से CO2 का जो पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 0.3 या 0.2 के लगभग होता है, 0.2 mmHg। जब ये एल्वेलाई के अंदर आता है तो बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर डिजॉल्वेबल इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है वो बढ़ करके 40 mmHg हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि वी ऑक्सीजनेट रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ करके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी टिश्यूज़ के अंदर प्रोड्यूस होती है बाय प्रोडक्ट के रूप में, इसे निकाला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, तो वहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो बढ़ करके 45 mmHg हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर अगेन क्योंकि कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है, वहाँ पे इनका पार्शियल प्रेशर जो है वो 40 mmHg होता है। और इसी तरीके से टिश्यूज़ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पार्शियल प्रेशर 45 mmHg के लगभग होता है। तो हमारे वायु कोष्ठों या एल्वेलाई और रक्त के बीच में निश्वेशन की प्रक्रिया के दौरान गैसों का विनिमय होने के पश्चात ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होकर के या विसरित होकर के हमारे पल्मोनरी वेन के अंदर आ जाती है, जो कि रक्त को लेकर के जाती है बाएं हृदय के बाएं भाग के अंदर, यानी कि बाएं आलिंद के अंदर, और वहाँ से पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सर्कुलेट किया जाता है। इसके पश्चात गैशियस एक्सचेंज जो है वो ब्लड स्ट्रीम और टिश्यूज़ के बीच में होता है। तो दिस इज़ द गैस एक्सचेंज विद टिश्यूज़। गैस exchange occur in the alveoli so that oxygen is loaded in the blood stream and carbon dioxide is unloaded from the blood stream. ऑक्सीजन को हमारी ब्लड स्ट्रीम यानी कि धमनियों के अंदर ले लिया जाता है। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे हमें हमारी धमनियों या कैपिलरीज से बाहर की तरफ यानी कि लंग से बाहर निकाल दिया जाता है। जब ऑक्सीजन जो है हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन द्वारा लाया जाता है और इसे सिस्टमिक सर्कुलेशन द्वारा या सिस्टमिक आर्क द्वारा पूरी बॉडी के अंदर या पूरी होल बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। अब रेड ब्लड सेल्स जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे टिश्यूज़ तक लेकर के आती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ से धमनियों के अंदर वापस विसरित की जाती है और ऑक्सीजन जो है वो धमनियों से टिश्यूज़ के अंदर डिफ्यूज़ की जाती है या विसरित की जाती है। इसे हम इस डायग्राम से समझेंगे। ये हमारी सिस्टमिक कैपिलरी है। टिश्यूज़ के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो 40 mmHg होता है, जबकि हमारी जो सिस्टमिक कैपिलरीज है उनके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 100 mmHg होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस 60 mmHg प्रेशर डिफरेंस ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होकर के हमारे टिश्यूज़ में चली जाती है। इसके जस्ट अपोजिट कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर हमारी टिश्यूज़ के अंदर होता है 45 mmHg, जबकि जो हमारी सिस्टमिक कैपिलरीज होती है उनके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होता है 40 mmHg। बिकॉज ऑफ द 5 mmHg डिफरेंस द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम टिश्यूज़ टू द आर्टरीज और द कैपिलरीज। इसकी वजह से ये कैपिलरीज जो है उसके अंदर PCO2 का मान जो है वो बढ़ करके कितना हो जाता है 45 mmHg हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को रक्त के द्वारा किस तरीके से लेकर के जाया जाता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इंटरनल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स गैसेस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यूज, whereas the cellular respiration it includes the removal of ATP by the oxygenation of oxidation of the food or the glucose। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो दो प्रकार से होता है। 97% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा बाउंड करके लेके जाई जाती है। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त का एक वर्णक होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होते हैं और इसके अतिरिक्त 3% ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के द्वारा लेके जाई जाती है।
ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन है उसे हम एक कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। यह कर्व हमें यह दिखाता है कि लगभग 100 mmHg के ऊपर ऑक्सीजन का 100% सेचुरेशन होता है, या हीमोग्लोबिन का 100% सेचुरेशन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि 100 mmHg प्रेशर के ऊपर लगभग हीमोग्लोबिन के सारे मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के साथ में बाइंड हो जाते हैं, यानी कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ में बाइंडिंग दर्शाता है। इसे हम 100% सेचुरेशन कहते हैं। इसी तरीके से लगभग 40 mmHg के ऊपर 75% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बाइंडिंग दर्शाती है। लगभग 75% यानी कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में बाइंडिंग दर्शाता है। इसी तरीके से 50 mmHg के ऊपर लगभग 80% हीमोग्लोबिन जो है वो सेचुरेशन दिखाता है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से डिसोसिएशन जो है वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। कई सारे कारक जो हैं वो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से डिसोसिएशन करते हैं, जैसे कि पीएच में कमी, यानी कि अधिक H+ आयनों की उपस्थिति की वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में डिसोसिएट हो जाती है और जो कर्व है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम तापक्रम में वृद्धि करते हैं तो तापक्रम में वृद्धि की वजह से भी ये जो कर्व है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है, यानी कि दाईं तरफ शिफ्ट होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से डिसोसिएशन होता है। CO2 की अधिक वृद्धि से भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएशन दर्शाती है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है। इसके अतिरिक्त एक और अंतोत्पाद होता है, उपापचय अंतोत्पाद होता है, जिसे हम DPG कहते हैं। तो DPG में वृद्धि होने से भी, डाइफास्फोग्लिसरेट के अंदर वृद्धि होने से भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के अंदर डिसोसिएशन होता है। एक बार फिर से देखते हैं। पीएच में कमी, यानी कि H+ आयनों की वृद्धि, DPG में वृद्धि, टेम्परेचर में वृद्धि, ये CO2 के मात्रा या कंसंट्रेशन में वृद्धि, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से डिसोसिएट करते हैं या विसंयोजित करते हैं। यानी कि अगर हम टिश्यू में तापक्रम में वृद्धि कर देंगे तो टिश्यूज़ को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से H+ आयनों की वृद्धि होने पर भी टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है और इस वजह से हीमोग्लोबिन है जो है वो अपने आप में से ऑक्सीजन को डिसोसिएट करके और वो टिश्यूज़ को दे देता है और कर्व जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है। इसी तरीके से अगर हम इसके विपरीत जाएं, पीएच में वृद्धि कर दें, DPG की कमी कर दें या टेम्परेचर को कम कर दें, तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का जो है वो एसोसिएशन होता है और कर्व जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है। So these are the number of factors that can affect the curve: the pH, increase carbon dioxide concentration, increase blood temperature, increase 2,3-biphosphoglycerate या BPG और DPG की मात्रा। एक और हमारे यहाँ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से एक और प्रभाव जुड़ा होता है जिसे हम बोर प्रभाव कहते हैं। बोर प्रभाव जो है, हाइड्रोजन आयन्स की अधिक सांद्रता के पश्चात रुधिर में CO2 की जो मात्रा बढ़ने से पीएच जो है वो घट जाता है और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का जो कर्व है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है। इसे हम बोर इफेक्ट कहते हैं। द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड इन द टिश्यूज एंड एनहांसिंग द ऑक्सीजन ऑफ ब्लड इन द लंग्स आफ्टर शिफ्टिंग द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट इन रिस्पॉन्स टू increase blood CO2 and H+ ion is called as the Bohr effect. इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है ब्लड के अंदर या रक्त के अंदर 3 प्रकार से किया जाता है। पहला, डिसोल्यूशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, सीधे ब्लड के भौतिक विलयन के रूप में या फिजिकल सॉल्यूशन के फॉर्म में
और ये जो किया जाता है ये CO2 के रक्त में घुलने से या पानी के अंदर घुलने से रक्त में उपस्थित जो वाटर कंटेंट होता है उसके साथ मिलकर के घुलने से CO2 जो है वो रक्त के साथ लेकर के जाई जाती है। सेकंड है बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बाइंड करके कार्ब एमिनो यौगिक बनाता है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाया जाता है। तीसरा जो मुख्य प्रकार है वह है बाइकार्बोनेट्स आयंस के रूप में। लगभग 75% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा में इसी प्रकार से लेकर के जाई जाती है। 75% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो RBC में वाटर के साथ मिलकर के बाइकार्बोनेट आयन बनाती है। लगभग 25% CO2 जो है वो रक्त में उपस्थित प्लाज्मा प्रोटीन जो है उसके साथ मिलकर के बाइकार्बोनेट आयन बनाती हैं। रक्त कणिकाओं या RBC के अंदर CO2 का लेकर के जाया जाना एक प्रभाव द्वारा व्यक्त किया जाता है जिसे हम क्लोराइड शिफ्ट या क्लोराइड विस्थापन कहते हैं। CO2 डिफ्यूज़ होकर के टिश्यूज़ में से ब्लड की जो लाल रक्त कणिकाएँ या RBC होती हैं उनके अंदर आती हैं। वाटर या H2O के साथ में मिलकर के कार्बोनिक एनहाइड्रेज नामक एंजाइम के साथ में ये बाइकार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड जो है बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन्स के अंदर टूट जाता है। बाइकार्बोनेट आयन RBC या लाल रक्त कणिकाओं से बाहर की तरफ डिफ्यूज़ हो जाते हैं या बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं प्लाज्मा में। इस आयनिक प्रभाव को व्यवस्थित करने के लिए या इसको कंपनसेट करने के लिए माइनस आयन्स को कंपनसेट करने के लिए जो प्लाज्मा के अंदर क्लोराइड आयन्स उपस्थित होते हैं ये क्लोराइड आयन्स वापस विसरित होकर के और RBC के अंदर आ जाते हैं। इस प्रभाव को हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। H+ आयन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर के HBO2 बनाता है। HBO2 बनने की वजह से ऑक्सीजन जो है ये रक्त कणिकाओं में से बाहर की तरफ विसरित कर दी जाती है। इस प्रभाव को हम क्लोराइड इफेक्ट कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। बोर इफेक्ट के जस्ट अपोजिट एक और इफेक्ट होता है जिसे हम हेल्डेन इफेक्ट कहते हैं। बोर इफेक्ट के अंदर CO2 जो है वो रक्त केशिकाओं के या ब्लड कैपिलरीज के अंदर डिफ्यूज़ होकर के आती है, जबकि इसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट जो है वो हेल्डेन इफेक्ट के द्वारा दर्शाया जाता है जिसके अंदर CO2 जो है वो विसरित होकर के बाह्य वातावरण या एनवायरनमेंट में विसरित कर दी जाती है। ये जो हेल्डेन प्रभाव होता है ये रेस्पिरेटरी एपिथेलियम के ऊपर दिखाया जाता है। इसके साथ हमारी रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज़्म है वो समाप्त होती है। थैंक यू।